नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण और उस पर आए हुए प्रश्नों पर आधारित जो प्रश्न है व्याकरण से। तो यूपीएसआई का 1/12/2021 का जो शिफ्ट सेकंड है, इसके प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आज के प्रश्न होने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आप लोग की परीक्षा जो होगी, जो सामान्य हिंदी की परीक्षा होती है, उसको ध्यान में रख करके यूपीएसआई 1/12/2021 के सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए। हिमाद्रि तुंग शिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकर्ण दीप दासी, शपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। यह काव्य की जो पंक्ति है, यह किस रचनाकार की है, पूछा गया। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र अज्ञेय। तो यहाँ देखिए जयशंकर प्रसाद की कविता है हिमाद्रि तुंग शिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त है। इसके चौथे अंक के छठे दृश्य से यह लिया गया है। चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है। जो इस नाटक का अंतिम है, प्रसाद के प्रमुख नाटक है सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, है ना। तो इसको याद कर सकते हैं। सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी को लेकर के चला जाता है। आप इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर है ए, हिमाद्रि तुंग शिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के छठे दृश्य से लिया गया है। पक्की बात है, याद हो गया होगा आपको। अगला, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शांत रस का स्थायी भाव कौन है? देखो, भरत मुनि ने कहा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, और इस रस में शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद क्या है? आंसर सी आपका सही है। श्रृंगार रस का होता है रति, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, विभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद, यही इंपॉर्टेंट है। हास्य का हास, करुण का शोक, अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य, भयानक का भय। याद कर लो, यह जो रस है 4 4 8 1 9 रस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको याद करना है। हास्य का हास, करुण का शोक, विस्मय, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, और देखो शांत का निर्वेद, विध्वंस का जुगुप्सा, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, और श्रृंगार का रति। याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। रोगों के लिए दवा लाइए, इस कौन सा कारक है? तो देखो, के लिए, के हेतु, के वास्ते मैंने बताया था। संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान और संप्रदान कारक। यहाँ देखो संप्रदान है, के लिए, के हेतु, के वास्ते। देखो, रोगों के लिए दवाई लाए, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिससे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले कार्य को संप्रदान कारक कहते हैं। व्यक्ति है के लिए, है ना। पक्की बात है, याद हो गया होगा। आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न का फटाफट उत्तर दे दीजिए। इसमें कौन सा शब्द कैलाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? योग्यता, हुनर, कला और कपाल। कौशल, कौशल शब्द है। कौशल निम्न में कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची नहीं? तो कला, हुनर, योग्यता या कपाल। तो यहां देखिए आंसर आपका डी दिख रहा है, क्योंकि आंसर कपाल जो है, कपाल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौशल का मतलब होता है योग्यता, कला, हुनर, निपुणता, दक्षता। और कपाल का मतलब होता है खोपड़ी, ललाट, सिर और मस्तक, ये वाली बात होती है। तो दोनों शब्दों के अलग अलग मतलब आपको दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द, इसको लिख करके याद कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। यहां देखो, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, कुछ खास बात है इस वाक्य में। 2 किस प्रकार का विशेषण है? परिणाम है, गुण है, संख्या और सार्वनिक। तो यहां संख्यावाचक विशेषण, आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी, तो 2 पुस्तक 2 संख्यावाचक विशेषण है, और 2 क्या है? निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है मेरे बच्चे। विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें शब्दों के संख्यावाचक विशेषण
के अंतर्गत रखा जाता है। पक्की बात है भाई। चलो, शुक्र करना, शुक्र करना मुहावरे का क्या अर्थ है? एहसान मानना, शक्ति संचित नहीं कर पाना, बर्बाद होना या क्रोधित होना। देखो, शुक्र करना मतलब होता है एहसान मानना, आपका शुक्र मानता हूं, है ना। पक्की बात है भाई। शह देना मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, और सुकून देना मतलब शुभ अशुभ का विचार करना, है ना, सुकून देखना। शामत आना मतलब बुरा समय आना। ये चारों के याद कर लो। जो मुहावरे हैं, मुहावरे अरबी भाषा का शब्द है, और जो लोक में प्रचलित होता है उसे हम मुहावरा के रूप में देखते हैं। शामत आना मतलब बुरा समय आना, सुकून देखना मतलब शुभ अशुभ का विचार करना, शह देना मतलब उत्साह बढ़ाना, और शुक्र करना मतलब एहसान मानना। पक्की बात है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। 9 दिन नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। देखो, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, न पूरी होने वाली आशा, सर्वत्र विजय हासिल करना या समय अनुसार काम। तो यहाँ देखिए, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, इसी को क्या कहते हैं? नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। ऊंची दुकान, फीकी पकवान, केवल बाह्य प्रदर्शन करना, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आ बैल मुझे मार, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ विपत्ति का होना। तो यह भी लोकोक्तियों को आपको लिख करके याद कर लेना है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, बारिश हो रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? हेतुमत भविष्य काल है, या फिर देखिए क्या है, अपूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध है, या हेतुमत भूत अभित काल है? तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आंसर सी, अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि बारिश हो रही है, क्रिया चल रही है, क्रिया अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रही है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना या बीते समय का प्रकट हो, पुनः प्रकट होता हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। भैया याद कर लो, आंसर आपका सी बिल्कुल सही है, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि बारिश हो रही है, अभी हो रही है, जारी है, कार्य का जारी होना बोध करा रहा है। इनमें कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ललाट, गेंद, कपाल, मस्तक। ललाट, ललाट, गेंद, गेंद, कपाल, मस्तक। तो देखिए यहाँ सीधे दिखाई दे रहा है सी, भाल का पर्यायवाची ललाट होता है, मस्तक होता है, कपाल होता है, माथा होता है। गेंद का पर्यायवाची कंदुक होता है, दीर्पिक होता है, गेंदुक होता है, गेंदुक होता है। पक्की बात है। पर्यायवाची शब्द जो परीक्षा में हमेशा पूछे जा रहे हैं, उन शब्दों को आपके सामने रखा हूं मैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ऐसे में देखो, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून से यहाँ पे वक्रोक्ति है, श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। एक ही शब्द में देखो यहाँ पे क्या है? अलंकार है, श्लेष अलंकार। पहला है प्रतिष्ठा, दूसरा है चमक, और तीसरा है जल। जहां किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जैसे यहाँ पर रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन। तो पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, प्रतिष्ठा से, चमक से और जल से है। पक्की बात है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो द्वैतवाद के देखो निम्बकाचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर ए, निम्बार्क जो होते हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य माने जाते हैं, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद को रामानुजाचार्य। इसको याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमेशा परीक्षा में इससे पूछता है। द्वैतवाद निम्बकाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य कहते हैं। विशिष्ट रामानुजाचार्य। उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप जमा देश बराबर क्या हो जाता है? तो यहाँ उपदेश है, सी है। उप जमा देश बराबर क्या हो जाता है? उपदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले लगाकर उसके अर्थ का निर्माण कर देते हैं, अर्थात नए शब्दों का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं, उपकार कहते हैं, उपभेद कहते हैं, अवगुण, आरक्षण आदि शब्द क्या है? उपसर्ग के उदाहरण है। उदाहरण है भैया। पक्की बात है। उपसर्ग में उपदेश, उप जमा देश मिला करके बना हुआ है। तो उपकार, उपभेद, अवगुण, आरक्षण, ये आदि शब्द उपसर्गों से निर्मित शब्द हैं।
तो यहाँ पे उप क्या है भाई, आंसर सी आपका बिल्कुल है सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन है, मांगल्य चरण, मंगल्य चरण, मंगलाचरण, मंगलाचरण या मंगलाचरण। तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही है, शुद्ध मंगलाचरण शब्द जो है आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला शब्द देखिए, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, देखो नव जमा रत्न तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आंसर ए द्विगु समास। नव और रत्न जो है संख्या प्लस समूह का बुधात कर रहे हैं कि नव जो नव है क्या है भाई, नव रत्न, र आदत नव रत्न है। तो क्या है, नवरत्न में द्विगु समास है, जिस समास का क्या होता है, पहला पद संख्यावाची हो और साथ में समूह का बोध कराए, चाहे पंचवटी हो, दोपहर मतलब दो पहरों का समूह, चौराहा मतलब चार राहों का समूह, या पंचवटी पांच वृक्षों या पांच घरों का समूह, है ना। तो इस प्रकार ये आपका द्विगु समास है, द्विगु माने संख्या होता है। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, यह किस प्रकार का है, संकेत है, इच्छा है, निषेध है या विधानवाचक है। तो यहाँ देखिए आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, इस वाक्य में इच्छा बोध है और इच्छा बोध आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद या कामना इत्यादि का जहां पता चले उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो आंसर डी आपका बिल्कुल है सही है भैया, लिख करके याद कर लो, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है इस नाते। अगला देखो क्या है, रेक्विजिशन का हिंदी पर्याय क्या है, मांग, निंदा, निराकरण, आरक्षण। तो यहाँ पे देखो भैया मांग जो है क्या है, रिक्विजिशन जो है REQUISTION, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मांग, आंसर ए आपका बिल्कुल है सही है। निंदा, आरक्षण और निराकरण, है ना, सॉल्यूशन माने होता है निराकरण, रिजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण, है ना। तो ये वाली बात हो गई। अगला देखिए क्या है भाई, अगला प्रश्न है जिसका अनुभव किया गया हो, एक शब्द में क्या होगा, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभाव्य होगा, अनुभव योग्य होगा, अनुभवी होगा या अनुभूत होगा। तो यहाँ देखिए अनुभूत शब्द जो है आंसर डी आपका है, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, है ना। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है, किसी प्रस्ताव के समर्थन करने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं। जिसका कोई घर नहीं हो, अनिकेत कहते हैं, अनिकेत जिसका कोई घर नहीं हो, परंपरा से चली आ रही कथा जनश्रुति कहलाती है। एक शब्दों में, है ना, इससे परीक्षा में अक्सर पूछता है, इस नाते इसका याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप सभी लोग। गारो किस राज्य में बोली जाती है, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या मणिपुर। त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम या मणिपुर। तो यहाँ देखिए गारो कहाँ, गारो भाषा जो है वो मेघालय में बोली जाती है और मेघालय में अंग्रेजी, गारो, खासी, हंगोज, हंजोग एवं बांग्ला बोली जाती है। लेकिन यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है भाई, अंग्रेजी है आधिकारिक भाषा, लेकिन आंसर आपका हो जाता है सी। तो गारो किस राज्य में बोली जाती है भाई, मेघालय में बोली जाती है, याद कर लेना है। देखो जो प्रश्न में करा ये सामान्यतः जो यूपीएसआई का पेपर है उसके प्रश्न हल करा रहा हूं और एथेंटिक प्रश्न हल करा रहा हूं, लेकिन प्रश्नों के हल करने के साथ सामान्य हिंदी व्याकरण की जो जानकारी है, जो 40 क्लास में मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है, वो सभी यहाँ प्रश्न आपको प्रश्न के रूप में अब दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विविध प्रश्नों को पढ़ना, याद करना, उनको तैयार करना। अब देखो ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण हो और घोष भी हो। तो देखिए ये मैंने कहा था कि वर्ण विचार जो होते हैं, वर्ण जो वर्ण स्वतंत्र होते हैं, जिनका खंड नहीं किया जा सकता, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। और वर्ण मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जो बिना किसी दूसरे की सहायता लिए उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण में जो पहला वर्ण होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। क वर्ग के क, ख, ग, घ, अंगा, च वर्ग के च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग के त, थ, द, ध, न, प वर्ग के प, फ, ब, भ, म। ये सभी क्या होते हैं, स्पर्शीय व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण कंठ ताल ओठ, है ना, कंठ ताल
ओठ, मूर्धा और दंतस्थ से होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपके सामने उपस्थित है, देखो क्या है, यहाँ पे जो ब है, देखो ओष्ठ, अल्प प्राण और घोष। ओष्ठ, अल्प प्राण और घोष वर्ण जो है क्या है, वो भाई ब है, आपका आंसर है बी। लेकिन देखिए भ, ओष्ठ, महाप्राण, घोष वर्ण ओष्ठ से उच्चरित होता है, और ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष वर्ण, ओष्ठ, अल्प प्राण, अघोष वर्ण, ओष्ठ, महाप्राण, अघोष वर्ण। तो देखो अल्प प्राण महाप्राण याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी भाई। देखो अल्प प्राण महाप्राण, अल्पा महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है। क, च, ट, त, प, जितने वर्ग के हैं वो सभी को आप इस तरह से अल्प, हादल, देखो अल्प महा, अल्प महा, ऐसे अल्प याद कर सकते हो, ठीक है भाई। ये आपकी याद करने का है। तो आज अगला प्रश्न देखो, ये 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन जो है अब तक 11-12 कुल हो गए हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई में हुआ था, मॉरिशस में 2018 में संपन्न हुआ था। देखो प्रथम 1975 में हुआ था नागपुर भारत में, द्वितीय हुआ था 76 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, तृतीय 83 में नई दिल्ली भारत हुआ था, और देखो 18 में मॉरिशस में हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, कौन सा भाई है आंसर आपका सी, पोर्ट लुई मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था भाई, मॉरिशस में संपन्न हुआ था। तो ये हो गया आपके ये वाले सवाल जिसे आपको लिखना, याद करना और पढ़ना है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्नों को लिख करके याद करने की कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भाई वर्ण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शब्द से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पद से पूछे जा रहे हैं, वाक्य से पूछे जा रहे हैं, कारक से पूछे जा रहे हैं, समास से पूछे जा रहे हैं, साहित्य से पूछे जा रहे हैं, साहित्य से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद समास हो गया, रस से पूछे जा रहे हैं, अलंकार से पूछे जा रहे हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से व्याकरण वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर कर रहा है, जो आपको याद करना है। तो आज की कक्षा में यहीं पर, अगली कक्षा में पुनः नए प्रश्न, नई बातों के साथ, नए कंटेंट के साथ आपको मैं मिलूंगा। तो आज यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।